नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा अपने YouTube चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कैशबुक की जो सीरीज़ हमारी चल रही है वीडियो की, पीडब्ल्यूडी अकाउंट की, उसका हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कि कौन सी एंट्री कैशबुक में रिसीट साइड में होनी है और किस रंग के पेन से अर्थात किस रंग की स्याही से वो एंट्री होनी है, लाल से होनी है या नीली से होनी है, और कौन सी एंट्री हमारी पेमेंट साइड में होगी, कॉन्ट्रैक्टर बिल कैसे एंट्री होगी, और जो रिलेटेड एंट्रीज हैं कैशबुक की वो सारी मैं आपको क्लियर करूंगा, सारी बातें कि कौन सी एंट्री कहाँ होगी, कैसे होगी। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में सारा का सारा दिया हुआ वर्णन, उसी के आधार पर हम ये कैशबुक की मेंटेनेंस करेंगे, कैशबुक का लेखन करेंगे और उसकी बैलेंसिंग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये देखिए दोस्तों, अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 डिपार्टमेंटल अकाउंट, जहां से ये कैशबुक का पूरी डिटेल हमें बताई गई है कि हमने कैसे कैशबुक करनी है, कहां से करनी है। ये आर्टिकल 79 आप देख रहे हैं, अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 का, इसमें वर्णन दिया है कि भी कैसे हमने द डायरेक्शन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू कैश ट्रांजैक्शन अदर देन दोज रिलेटिंग टू कैश ऑब्टेन ऑन बिल प्रेजेंटेड एट ट्रेजरी, के जो बिल से अलग कैश आता है, अर्थात जो अलाउंसेज के बिल होते हैं या पे बिल होते हैं या कंटीजेंट बिल होते हैं, उनसे अलग हटके, अर्थात जो चेक के जरिए पेमेंट आती है, चेक के जरिए हम कैश लाते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे हम कैशबुक में करते हैं। द पेमेंट ऑन सच बिल विल बी ब्रॉट टू अकाउंट by the accountant general himself from the data furnished to him direct by treasury office। और जो दूसरा है अकाउंट, वो अकाउंटेंट जनरल को सीधे तौर पे जो है ना ट्रेजरी के थ्रू भी जाता है और डिविजनल ऑफिस से भी जाता है। अभी आती है कैशबुक। हम थ्योरी नहीं कर रहे, थ्योरी हम कर चुके, ये मैं सिर्फ आपको दिखाना था। ये हमारा PWA-1 फॉर्म की हिदायतें हैं कि कैसे कैसे हमने एंट्री करनी है, कौन कौन सी एंट्री किस तरह करनी है, और वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये दोस्तों हमारा फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, फॉर्म PWA-1 जो है ये लागू होता है PWD में। ये अकाउंट कोड का वॉल्यूम 3 का फॉर्म है। यहाँ नाम आएगा डिविजनल कैशबुक ऑफ श्री, और यहाँ उसका मंथ आ जाएगा कौन से साल का है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये इसके दो पार्ट हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था आपको कि एक रिसीट साइड है और एक पेमेंट साइड है, अर्थात राइट साइड के जो पेजेज हैं कैशबुक के, कॉलम नंबर 6 से लेकर के 12 तक वो पेमेंट साइड है, और कॉलम नंबर 1 से लेकर और 5 तक के ये रिसीट साइड के ऊपर यहाँ लिखा हुआ भी है, ये रिसीट साइड और ये पेमेंट साइड। दोस्तों, ये जो कॉलम है ये कैश का कॉलम है, इसमें कैश की अमाउंट आती है, और ये जो कॉलम है ये चेक का कॉलम है, इसमें चेक नंबर और ये चेक की अमाउंट आती है यदि हम कोई चेक इशू करते हैं, चाहे वो सेल्फ का चेक हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर का चेक हो। अब आप देखिए इधर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे रिसीट साइड जब कैशबुक शुरू होती है तो उसमें ओपनिंग बैलेंस आता है, और जब क्लोज होती है तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस आता है। अर्थात पेमेंट साइड में यहाँ पे जो कैश वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम, यहाँ पे क्लोजिंग जब होगी महीने की तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा लास्ट में, और जब कैशबुक शुरू होगी तो आपका जो अमाउंट वाला कॉलम 4 नंबर कॉलम है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। ये ओपनिंग बैलेंस आएगा, यहाँ हम लिखेंगे OB और ये अमाउंट आ जाएगी, और यहाँ लिखेंगे CB और ये अमाउंट आ जाएगी। अब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में रकम होती है दोस्तों, जो चेस्ट में बैलेंस बचा वो उसकी डिटेल होती है। अब उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, कैश, डेफिनेशन ऑफ कैश बताया कि कैश की क्या डेफिनेशन है,
अर्थात ओपनिंग बैलेंस आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, कुछ आइटम लिखी होंगी, आपने उसमें से कैश छांट करके अपना ओपनिंग बैलेंस दिखाना पड़ेगा। स्टार्टिंग यहां से कैश बुक की होगी। यही फार्म आपको मिलेगा दोस्तों, ये छोटा सा है दिखाई दे रहा, वहां आपको डबल फोल्ड में फुल स्केप पेपर के साइज का कैश बुक मिलेगी। हो सकता है A4 साइज पे बना प्रिंट करा के ला दे, वो जो भी वो एग्जामिनर उपलब्ध कराएंगे उस पर कॉलम यही होंगे, इससे बाहर कोई कॉलम नहीं होगा और 12 कॉलम होंगे दोस्तों। CPWD की किताबों में 11 कॉलम है, वहां पे रिसीट साइड में 4 कॉलम दिखाए, लेकिन हमारा हरियाणा PWD है, इसकी जो है ना ये कैश बुक लगती है और इसके 12 कॉलम होते हैं। देखिए कैश की डेफिनेशन में क्या बताया, चाहे क्लोजिंग बैलेंस हो या ओपनिंग बैलेंस, दोनों का कैश क्या होगा। एक तो नंबर 1 पे बताया लीगल टेंडर क्वाइंस और नोट ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस, चाहे वो 10 रुपए के हों, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के या सिक्के हों, लेकिन लीगल टेंडर होंगे, अर्थात खोटे सिक्के नहीं होंगे। लीगल टेंडर या नकली नोट नहीं होंगे। लीगल जो प्रचलन में है वो नोट होंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए, इंक्लूडिंग सॉइल्ड नोट्स। अब सॉइल्ड कौन से होते हैं दोस्तों, पुराने मैले कुचैले नोट भी आ जाते हैं कोई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, लेकिन वो लीगल होने चाहिए, ऐसे डिफेस्ड नहीं होने चाहिए। मैला तो बेशक हो जाए लेकिन डिफेस्ट ना हो। नंबर 2, चेक्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल इन फेवर ऑफ DDO या एग्जेक्टिव इंजीनियर एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, वो सारे चेक जो के DDO के फेवर में जारी किए जा चुके हैं और चेस्ट में पड़े हैं, वो भी ओपनिंग बैलेंस का हिस्सा होंगे। अर्थात कैश की डेफिनेशन में आते हैं बशर्ते के वो गवर्नमेंट ड्यूज के एवज में एक्सेप्ट कर लिए गए हों। और नंबर 3 आइटम है दोस्तों, सेल्फ चेक ड्रा कर लिया रिप्लेनिश कैश के लिए फॉर चेस्ट, लेकिन अभी उसका वो ट्रेजरी में प्रेजेंट नहीं कर पाए हम किसी कारणवश, वो भी चेक कैश की डेफिनेशन में आते हैं, अर्थात ओपनिंग बैलेंस का या क्लोजिंग बैलेंस का हिस्सा होंगे। चौथे आइटम है दोस्तों, बैंक ड्राफ्ट या RTR पेबल ऑन डिमांड, अर्थात कोई भी बैंक ड्राफ्ट यदि कोई या RTR बैंक से जारी करवाया है और DDO के नाम है, वो भी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने जमा करवाया या एग्जेक्टिव इंजीनियर जो भी DDO है इनके नाम पे है, वो भी जैसे चेक इनके नाम के हैं इसी तरह बैंक ड्राफ्ट भी इनके नाम के होंगे, वो कैश की परिभाषा में है, चाहे वो क्लोजिंग बैलेंस में हो या ओपनिंग बैलेंस में हो। डिपॉजिट एट कॉल रिसीप्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, केवल शेड्यूल्ड बैंक की डिपॉजिट एट कॉल रिसीप्ट, अर्थात वो ऐसी रिसीप्ट प्राप्तियां जो कि पेश करते ही हमें नगद रुपए मिल जाएं, उसके वो डिपॉजिट एट कॉल लिस्ट किसी ने डिपॉजिट कराया है, ये टेंडर के अमाउंट पे या सिक्योरिटी वगैरह में जमा करा देते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह। नंबर 6 आइटम है दोस्तों, रेवेन्यू स्टैंप ऑफ ₹1 ईच, 1 रुपए की कीमत की रेवेन्यू स्टैंप भी सारी की सारी कैश का ही रूप है, नगद रूप में ही है ये। यदि किसी को पैसे देने हो तो आप रेवेन्यू स्टैंप दे देंगे तो उसके पास कैश पहुंच जाता है। और 7वें आइटम है दोस्तों, पोस्टल ऑर्डर, यदि कोई पोस्टल ऑर्डर भी जैसे कि चेक था, ड्राफ्ट था, इसी रूप में पोस्टल ऑर्डर इन फेवर ऑफ DDO या एग्जेक्टिव इंजीनियर एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, अर्थात किसी ने RTI के एप्लीकेशन के साथ पोस्टल ऑर्डर दिया है या किसी और ने पोस्टल ऑर्डर दे दिया, कोई फीस जमा करानी थी, वो भी पोस्टल ऑर्डर से एक्सेप्ट की जाती है और वो भी कैश का हिस्सा होंगे। लेकिन इस कैश में क्या शामिल नहीं होगा, क्या चीज कैश की परिभाषा में नहीं आती। एक तो काउंटरफिट कॉइन्स, कटे फटे सिक्के या नोट नहीं आएंगे, डिबेंचर नहीं होगा कैश की परिभाषा में, यदि कोई डिबेंचर है वो कैश में शामिल नहीं होगा, कैश बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस में भी नहीं और ना ही क्लोजिंग बैलेंस में। कोई बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट है या एनी अदर डिपॉजिट रिसीट एक्सेप्ट डिपॉजिट एट कॉल रिसीट, जो कि कैश का हिस्सा है डिपॉजिट कॉल रिसीट, उससे हटके कोई भी रिसीट है वो शामिल नहीं है। कैश सर्टिफिकेट शामिल नहीं है। सर्विस पोस्टेज स्टैंप, रेवेन्यू स्टैंप है, सर्विस पोस्टेज स्टैंप कैश का हिस्सा नहीं है। गवर्नमेंट चेक्स इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, आपने कोई चेक काटा है कॉन्ट्रैक्टर के नाम का या सप्लायर के नाम का और वो क्या हुआ कि आपके
द्वारा वो डिलीवर नहीं हो पाया किसी कारणवश और चेस्ट में पड़ा है, लेकिन वो सुरक्षित रखने के लिए हम चेस्ट में रख लेते हैं, लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस का हिस्सा नहीं है और ना ही वो क्लोजिंग बैलेंस का हिस्सा है। एनएससी है किसी वर्कर के, किसी एम्प्लॉय के, वो नहीं होंगे कैश का हिस्सा। बैंक गारंटियां हैं, कोई ठेकेदार दे देता है सिक्योरिटी के फॉर्म में, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में दे देते हैं बैंक गारंटी से, वो कैश का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो तो कैश तो बैंक में पड़ा है ना, हमारे हाथ में नहीं है ना। सर्विस बुक्स ये क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं, आप हंस रहे होंगे कि कहां से आ गई सर्विस बुक। क्वेश्चन पेपर में जानबूझ के ऐसी आइटमें लाई जाती हैं ताकि उलझाया जाए स्टूडेंट को। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये सर्विस बुक और सर्विस पोस्टेज स्टैम्प तुरंत काट दीजिए, कैश बैलेंस का हिस्सा नहीं है। एंड गवर्नमेंट प्रोमिजरी नोट, किसी का प्रोमिजरी नोट है, वो भी कैश का हिस्सा नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए कैश को छांट करके सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर में से अपना ओपनिंग बैलेंस निकालना है और वो यहां दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है इम्प्रेस्ट। इम्प्रेस्ट की ये 6 एंट्रियां हैं। इसमें क्या है एंट्री कि आपने इशू करना है इम्प्रेस्ट। तो इम्प्रेस्ट इशू कैसे करते हैं दोस्तों? इम्प्रेस्ट का मतलब होता है एक किस्म का लोन बेसिस पे, अर्थात उससे वापस लेना है आपने, खर्चा नहीं है ये। तो इसलिए ये जो हम फिर दोबारा कैश बुक में वहीं आते हैं, आधी रिसीट साइड और आधी पेमेंट साइड की लाइन लगा लेते हैं। अब ये पेमेंट का है तो इसका जो ये कॉलम नंबर 8 है, एक तो ये यूज होगा इम्प्रेस्ट के लिए और एक ये डेट ऑफ पेमेंट का यूज होगा। ना तो वोचर नंबर लगेगा और ना ही कोई अमाउंट के कॉलम में, कैश के कॉलम में कोई अमाउंट लिखी जाएगी, ना चेक के कॉलम में लिखी जाएगी और ना ही कोई क्लासिफिकेशन होगी। बस क्या करेंगे कि इस तारीख को, जिस तारीख को दिया कि इस तारीख को हमने फला जेई को, फला एसडीओ को इतने रुपए का इम्प्रेस्ट दे दिया। ये तो बात हुई, सीधे हमने डायरेक्ट कैश चेस्ट में से पैसे उठाकर उसको दे दिए। अब पॉइंट आता है कि यदि आप सेल्फ का चेक काट के और फिर इम्प्रेस्ट दे रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों बातें आती हैं। या तो इंक्रीज कर रहे हैं, उसके लिए पहले एंट्री में क्लियर कर दूं, जैसे इशू की एंट्री की थी, इसमें क्या करेंगे हम उसी तरह 8वां कॉलम यूज करेंगे और 6ठा कॉलम यूज करेंगे डेट का। इसमें क्या करेंगे, यहाँ डेट लिख देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, उसको मान लो 1000 रुपए का पहले इम्प्रेस्ट था और अब हमने 1500 का करना है, तो हम यहाँ करेंगे सिर्फ फला को 1000 रुपए का जो हमने पहले इम्प्रेस्ट दिया हुआ था उसको अब हम 500 रुपए इंक्रीज करके 1500 रुपए करने जा रहे हैं, जो कि कर दिया गया आज। इसलिए आज उसके पास 1500 रुपए इम्प्रेस्ट हो गया। ये बात हम यहाँ इसमें कॉलम नंबर 8 में लिख देंगे और इसकी अमाउंट भी कहीं नहीं लिखेंगे क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व नहीं हो रही। कैसे? खर्चे के लिए, खर्चा नहीं है ये। अगर जो खर्चा होता वोचर होता तो हम सीधी अमाउंट में जाते। तो ये ध्यान रखना, केवल वोचर की अमाउंट ही चेक के कॉलम में या कैश के कॉलम में आती है और क्लासिफिकेशन भी उसी की होती है, इम्प्रेस्ट की नहीं होती। हाँ, कब होती है? जब इम्प्रेस्ट रिकूप करना है या एडजस्ट करना है, वो हम आगे देखेंगे। अब मैं बता रहा आपको कि सेल्फ चेक यदि काट के इम्प्रेस्ट दिया गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेल्फ चेक काटेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसी तरह ये डेट वाला कॉलम यूज होगा, वोचर वाला कॉलम यूज नहीं होगा, यहाँ कोई वोचर नहीं लगेगा और नीली स्याही में एंट्री होगी और इस कॉलम नंबर 8 में हम दर्ज करेंगे सेल्फ फॉर ऑर्डर फॉर रिप्लेनिश कैश फॉर चेस्ट। और यहां क्या करेंगे हम कि कैश कॉलम में अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि चेक कटता है और चेक वाले कॉलम में चेक नंबर आ जाएगा, एबीसी जो भी है और अमाउंट जो भी हमने 1000 रुपए का काटा है, 500 रुपए का काटा है, यहां लिख दिया। और यहां पे क्लासिफिकेशन क्या होगी, सीएफसी, कैश फॉर चेस्ट, क्योंकि खर्चा तो नहीं हुआ ना, कैश फॉर चेस्ट ही आया है, यहाँ कैश फॉर चेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप याद रखना, कोई भी चेक यदि काटते हो सेल्फ का, साइमल्टेनियसली रिसीट साइड में उसी दिन एंट्री होती है, उसी वक्त एंट्री होती है। आपने जिस डेट में चेक काटा तुरंत साइमल्टेनियसली आइए रिसीट साइड में, कॉलम नंबर 1 में डेट लिखिए और कॉलम नंबर 3 में आप लिखे कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेजरी अगेंस्ट चेक नंबर इतना, ये जो आपने चेक काटा था
इसका लिखे और अमाउंट जितनी है 500 रुपया 1000 रुपये जो भी है वो कैश के कॉलम नंबर 4 में लिख दिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी CFC करेंगे। यही CFC दोनों आमने सामने CFC रहेगी आपकी, कैश फॉर चेक पेमेंट साइड में भी और रिसीट साइड में भी। ये आपकी सेल्फ की एंट्री होगी। उसके बाद आप अपना, यदि आपने इशू करना है इम्प्रेस्ट इशू करिए, इंक्रीज करना है इंक्रीज करिए, रिकूप करना है रिकूप करिए। रिकूप करने के लिए क्या होगा आगे, यदि आपने रिकूप करना है ये दिखाया, रिकूप करने के लिए आप क्या करेंगे, वाउचर देगा आपको जी या SDO। तो आप डेट ऑफ पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पे पेमेंट की डेट लिखेंगे और यहाँ वाउचर नंबर लगाएंगे। आपको एक वाउचर दिया, 2 वाउचर दिया और यहाँ ऊपर लिखेंगे पेड टू श्री फलाना फलाना अगेंस्ट फॉलोइंग वाउचर इम्प्रेस्ड एडजस्टेड। और यहाँ पे वाउचर की जो डिटेल है वो वाउचर की डिटेल लिख देंगे, फॉर सप्लाई ऑफ मेडिसिन, फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन या जो भी आप किया है, और कैश कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। जितना इसका टोटल बना उतनी अमाउंट उस जेई को आप दे देंगे, क्योंकि रिकूप कर रहे हैं आप। उसकी जेब में 1000 रुपए थे, आपने 1500 कर दिए तो 1500 के 1500 पूरे करने हैं आपने उसके। उसके अलावा यदि इंक्रीज करना है वो भी बता दिया। यदि डिक्रीज करना है तो क्या होगा, यदि डिक्रीज करना है तो देखिए पहले हमारे बॉडी कॉलम में एंट्री है, इसकी भी एंट्री हम बॉडी कॉलम में ही करेंगे। इम्प्रेस्ट की सारी जितनी एंट्रियां होंगी वो जो इशू की है वो भी लाल एंट्री होगी, और जो बढ़ाने की है वो भी लाल एंट्री होगी, और जो घटाने की है डिक्रीज करने की है वो भी लाल एंट्री होंगी। अर्थात इम्प्रेस्ट की सारी एंट्रियां, चाहे वो टेम्परेरी एडवांस है या परमानेंट इम्प्रेस्ट है, वो रेड एंट्री होंगी। जब आप घटा रहे हैं, इंक्रीज करना मैंने ऊपर बताया, डिक्रीज करना भी ये करना है कि फला यहाँ डेट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कि फला जेई को या SDO को इतने रुपए का जो इम्प्रेस्ट दिया था वो घटा करके इतने रुपए किया जाता है अगेंस्ट फॉलोइंग वाउचर। फिर वो आपको वाउचर देगा और आपने वाउचरों की इन तीनों कॉलमों में एंट्री करनी है, चारों कॉलमों में। ये कैश का कॉलम भी है, चारों कॉलमों में एंट्री जैसे ऊपर बताई है वाउचरों की एंट्री करके इनकी भी क्लासिफिकेशन होगी, और ये ऊपर ले वाउचर की भी, क्योंकि ये वर्क को चार्ज होंगे इसलिए इनकी क्लासिफिकेशन होगी। इसके बाद आता है दोस्तों क्लोज ऑफ इम्प्रेस्ट। यदि इम्प्रेस्ट क्लोज करना है तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसी तरह जैसे पेमेंट हुई है, ये पहले रेड एंट्री यहाँ वो डेट की हो जाएगी और फिर ये हो जाएगी कि उस फलां जेई और SDO का इम्प्रेस्ट था इतने रुपए का, वो क्लोज किया जाता है अगेंस्ट फॉलोइंग वाउचर या रिटर्न बैक टू चेस्ट। दोनों सूरत में हो सकते हैं, एक तो वापस दे रहा है वो तो यहाँ कोई वाउचर नहीं आएगा, यदि वो वाउचर दे रहा है तो यहाँ फिर वाउचर की पेमेंट आप इन सारे कॉलमों में दिखा देंगे, चारों कॉलमों में। यदि रिटर्न टू चेस्ट है तो केवल बॉडी कॉलम में रेड एंट्री ही होगी। तो ये दोस्तों इस प्रकार का था कि फिर ये कहा कि यदि चेक के जरिए इंक्रीज हो रहा है तो उसी तरह जैसे आपने ये सेल्फ के चेक के द्वारा जारी किया था, इशू किया था, इसी तरह सेल्फ के चेक के द्वारा जैसे ये एंट्रियां 2 हुई थी, 3 एक इशू की और 2 सेल्फ की चेक की, इसी तरह 2 सेल्फ चेक की एंट्री होंगी और एक इंक्रीज ऑफ इम्प्रेस्ट की एंट्री होगी। सेल्फ चेक की एंट्री हमने करनी है कॉलम नंबर 8 और 10 में दिखा करके, और कॉलम नंबर 3, 4 में भी हम रिसीट साइड में लेंगे। उसके बाद आता है टेम्परेरी एडवांस। टेम्परेरी एडवांस भी सिमिलर प्रोसीजर है कि कॉलम नंबर 8 में रेड एंट्री होगी, और जब एडजस्टमेंट करेंगे पहले हम उसकी 3 में करेंगे। अब ये जो रिकूप हुआ था, ये रिटर्न हुआ था, बंद किया था, इसको हम रिसीट साइड में भी एंट्री करेंगे। कॉलम नंबर 1 में डेट डाल लेंगे, कॉलम नंबर 2 में कुछ नहीं लिखेंगे, कॉलम नंबर 3 में एंट्री कर देंगे, तभी क्लोज होगा ना, वो रिसीट हो गया। यहां हम उसकी पेमेंट की, यदि पेमेंट है वाउचर की तो वाउचर की पेमेंट के साथ, यदि वो पेमेंट नहीं है तो हम सीधे तौर पे डायरेक्ट कैश लेकर के कर देंगे। तो कहने का भाव हुआ कि इसकी भी 3 एंट्रियां होंगी, 2 एंट्रियां लाल और 1 एंट्री वाउचर की नीले अंक से। यदि उसने कैश वापस किया है सारा का सारा तो केवल रिसीट साइड में एंट्री होगी। इसी तरह टेम्परेरी एडवांस की
एडजस्टमेंट की भी इसी तरह है। उसमें क्या करेंगे हम रिसीट साइड में कह देंगे कि टेम्परेरी एडवांस इस बंदे का था, इतने रुपए हमने क्या करे फला वोचर से लेकर के फला वोचर तक एडजस्ट कर दिए। ये वोचर जैसे ये चढ़ाए थे इम्प्रेट के, इसी तरह में चढ़ा लेंगे, वोचर लिख देंगे, इनकी अमाउंट इतनी आ गई। और मान लो ये 50 रुपए वापिस रिटर्न टू चेक करता है तो वो हो जाएंगे 1000 का दिया था, मान लो 950 रुपए के वोचर दे दिए उसने, 50 रुपए रिटर्न टू चेक कर दिए। ये रिसीट साइड में एंट्री होगी लाल स्याही की। और पेमेंट साइड में उसकी ब्लू एंट्री किसकी होगी, वोचर की। ये लिख करके टेम्परेरी एडवांस इस एम्प्लॉय का था या इस ऑफिसर का था, उसने ये टेम्परेरी एडवांस एडजस्ट करा दिया फॉलोइंग वोचर से, और ये वोचर डिटेल आ गई। तो दोस्तों ये टेम्परेरी एडवांस और उसका परमानेंट ब्रांच था। अब आता है कैंसिलेशन ऑफ चेक। दो प्रकार के चेक होते हैं, एक तो सेल्फ और ऑर्डर का और एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, दोनों की एंट्री सेम होती है। कैंसिलेशन ऑफ चेक की एंट्री भी आपकी रेड इंक में होगी और ये कॉलम नंबर 8 में दिखाई जाएगी। टू होम पेड वाले कॉलम में कि जी एक चेक हमने इस नंबर का जारी किया था जो कि हम कैंसिल कर रहे हैं, और इसका क्या करेंगे चेक नंबर यहां लिख देंगे और अमाउंट माइनस एंट्री करेंगे। यहाँ रेड इंक में माइनस की एंट्री यहां हम कर देंगे पेमेंट साइड में। इसकी रिसीट एंट्री यदि ठेकेदार का है तो रिसीट एंट्री नहीं माइनस होगी, और यदि सेल्फ और ऑर्डर का है तो दो सेल्फ और ऑर्डर की दो एंट्रियां थी, एक रिसीट साइड में और एक पेमेंट साइड में, दोनों की हमने माइनस एंट्रियां करनी है, पेमेंट में भी और रिसीट साइड में भी, क्योंकि पहले हमने दो एंट्रियां करी थी प्लस की, दोनों एंट्रियां माइनस की होंगी। और ये आपकी कैंसिलेशन की एंट्री होगी। और लास्ट में जो कॉलम नंबर 12 है, जब आपने भुगतान किया था, ये उसकी बात है जो आपने ठेकेदार को दिया है, 12 नंबर में उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। किस हेड ऑफ अकाउंट में आपने पेमेंट करी थी शुरू में, ओरिजिनल पेमेंट जिस हेड में करी थी उसी हेड में माइनस होगा। इसके बाद आता है दोस्तों एक एंट्री रिन्यूअल ऑफ चेक, कि आपने एक चेक काट दिया पहले और ठेकेदार 3 महीने तक उसको ड्रा नहीं कर पाया था, क्योंकि वैलिडिटी 3 महीने की होती है चेक की, और 3 महीने के बाद वो आके कहता है जी ये चेक मैं बैंक में जमा नहीं करवा पाया, या मैंने बैंक में जमा करवाया था, ये डिसऑनर हो गया था, अब इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, अब आप इसको नया मेरे को रिन्यू कर दीजिए। तो आपने क्या करना है, रिन्यूअल ऑफ चेक के लिए भी रेड एंट्री होगी, किसमें, कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 10 में, लेकिन इसमें भी अमाउंट नहीं दिखाई जाएगी। आप क्या करेंगे, यहां डेट डालेंगे, डेट के साथ आप वोचर नंबर कुछ नहीं है, टू होम पेड वाला जो कॉलम है कॉलम नंबर 8, इस बॉडी कॉलम बोलते हैं इसको, इसमें आप लिख देंगे कि चेक नंबर इतना इशूड टू श्री फलाना फलाना अमाउंटिंग टू रुपीज इतना इज बाई रिन्यूड अगेंस्ट चेक नंबर इतना, और यहां नए चेक का नंबर दे देंगे। बस आप यहां नए चेक का नंबर देंगे, अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं होगा और ना आपकी क्लासिफिकेशन में कुछ होगा और ना ही आपकी अमाउंट अफेक्ट करेगी, केवल बॉडी कॉलम रेड एंड इंक में अफेक्ट करेगा। इसके बाद आता है दोस्तों एक अलग एंट्री के चालान आपके पास आ गया, किसी ने दे दिया, आपके भी आप पर पैसा जमा करवाया और वो कहता है जी मैं तो ये पैसा जमा करवाया और आप अपना ही लीजिए। तो आपको क्या करना है, वो छोड़ना नहीं, आपको 2 एंट्रियां करनी है और ये नीली स्याही में होंगी नॉर्मल एंट्री की तरह। कैसे, सबसे पहले आप उसको रिसीट साइड में लेंगे, आप डेट डाल लेंगे और यदि आप उसको रसीद वो मांगता है तो रसीद दे देंगे GR3, यदि वो रसीद नहीं मांगता तो आप यहाँ कोई रेफरेंस नहीं देंगे, किसी प्रकार का डैश डाल देंगे। यदि रसीद दे यहाँ रेफरेंस तभी देना है, या तो वोचर से डिडक्शन हो रही है या GR दे रहे हैं आप, और यहाँ GR दे करके और उसके बाद फिर ये जो कहां से पैसा आया और किस प्रकार पैसा आया डिटेल दे देंगे कॉलम नंबर 3 में, और 4 नंबर में उसकी अमाउंट लिख देंगे और साइमल्टेनियसली क्या दिखाएंगे, PIT, इसी डेट में PIT दिखा देंगे यहाँ पे, और कैश के कॉलम में भी अमाउंट दिखा देंगे। अब आते हैं बात क्लासिफिकेशन की। 5 नंबर कॉलम में आप इसकी क्लासिफिकेशन देंगे, रिसीट साइड में किस चीज का पैसा है आपके पास, सिक्योरिटी है क्या है, और 12 नंबर में PIT लिख देंगे। यहाँ पे PIT का मतलब है पेड इनटू ट्रेजरी,
ये दोनों एंट्रियां आपने कर दी और आपके चालान का निपटारा हो गया। इसी तरह आगे आता है कि लॉस ऑफ इम्प्रेस्ट या टेम्परेरी एडवांस दिए थे ना, टेम्परेरी कई बार लॉस हो जाता है, क्या आके बोलता है JESDO मेरे से तो गुम हो गए पैसे, ऐसा वैसा नहीं बोलता कोई, पैसे अपनी जेब से देते हैं, लेकिन प्रावधान है ऐसा रूलों में, यदि वो कहता है कि जी मेरे से तो गुम हो गया तो क्या करोगे आप, यदि उससे गुम हो गया तो आप क्या करोगे, पेमेंट साइड में एंट्री डालोगे, पहले आप ऑर्डर लेंगे अपने कंपिटेंट अथॉरिटी से कि इसने इम्प्रेस्ट गुम कर दिया, इसके PW मिसलेनियस एडवांस में पैसे डाल दिए जाएं ताकि रिकवर की इसकी तनख्वाह से रिकवर हो सके, क्योंकि जब तक कागजों में नहीं आएगी पर्सनल रिकवरी, कोई ऑर्डर नहीं होगा, रिकवरी नहीं हो सकती। तो आप यहाँ क्या करेंगे, कॉलम नंबर 8 में इसका हवाला देते हुए वो डेट डाल देंगे और उस डेट यहाँ डेट डाल के कि इस JE और इस SDO के हम नाम प्लेस करते हैं कहाँ, मिसलेनियस PW एडवांसेज, उसके नाम और कैश कॉलम में अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो जाएगी PW मिसलेनियस एडवांसेज। और इसके साथ यदि टेम्परेरी एडवांस है उसका भी यही प्रोसीजर है कि उसका मिसलेनियस एडवांस डाल देना है। अब अगली एंट्री आती है कि आपने कैश बुक क्लोज कर दी और आपका पैसा या तो शॉर्ट हो गया चेस्ट में और या सरप्लस हो गया अर्थात बढ़ गया, दोनों सूरतें हो सकती हैं, कैश घट भी सकता है, कैश बढ़ भी सकता है। तो आपने क्या करना है, ये पहली एंट्री शॉर्ट की, इसी तरह जैसे मिसलेनियस एडवांस की एंट्री डाल ली है इसी तरह आप मिसलेनियस एडवांस की डाल लेंगे और किसके नाम डाल देंगे, SDO के इंचार्ज के नाम जिसकी कैश बुक है। बाद में निपटारा हो जाएगा, बाद में छानबीन होगी, एग्जामिनेशन होगा अकाउंट का और जिसमें जो भी रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से रिकवरी करनी बनती रिकवरी कर लेंगे या एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्टमेंट कर लेंगे। और यदि सरप्लस होता है तो इसकी एंट्री दोस्तों रिसीट साइड में होगी। रिसीट साइड में क्या करेंगे, हम कैश फाउंड सरप्लस लिखेंगे, डेट डाल लेंगे, यहाँ वोचर नंबर कोई नहीं है, रिसीट भी नहीं देनी हमने किसी को, और यहाँ बॉडी कॉलम में हम डिटेल देंगे कि ये फलान हमने कैश बुक क्लोज करते वक्त चेस्ट की गणना करी, उसमें हमारे 20 रुपए बढ़ गए और इसलिए ये पैसा यहाँ 20 रुपए कैश लिख करके क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, PW डिपॉजिट्स। वो इसलिए PW डिपॉजिट क्योंकि अभी निपटारा नहीं हुआ, फाइनल नहीं किया हमने किस हेड में डालना है पैसा, क्लासिफाई करना है, बाद में एग्जामिनेशन होगा, छानबीन होगी और जिस हेड का पैसा होगा जो गलती रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी उसके हिसाब से होगा। ये किस्म का सस्पेंस अकाउंट का हिस्सा है। वो आगे एंट्री आती है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर बिल की, कि कॉन्ट्रैक्टर बिल कैसे एंटर किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर बिल पेमेंट साइड देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा कि ये फिर वो दो हिस्से करते हैं हम इसके कैश बुक के, एक रिसीट साइड और एक पेमेंट साइड। अब कॉन्ट्रैक्टर बिल हम चढ़ा रहे हैं, यहाँ डेट डाल लेंगे, यहाँ वोचर नंबर डाल लेंगे। कॉन्ट्रैक्टर बिल की मैं अलग वीडियो दे रहा हूं आपको, सारे फंडे क्लियर करूंगा उसमें कि कॉन्ट्रैक्टर बिल जो है फॉर्म 24 के ऊपर जो बनता है उसमें हम यहाँ वोचर नंबर लगाएंगे। आपके पास ये पास होने के बाद आएगा बिल, कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा क्रेडिट करके तब बिल आया आपके पास, जो क्रेडिट अमाउंट है उसके हिसाब से आपने एंट्री करनी है। आप यहाँ देंगे किसको पेड किया, ठेकेदार का नाम देंगे, वर्क का नाम देंगे और MB का रेफरेंस देंगे, जो भी रेफरेंसेज है वो सारे दे करके, और यहीं पे बॉडी कॉलम में वो सारी डिडक्शन लिख देंगे, कौन सी, जो इसी वर्क को चार्ज होनी है, बैड वर्क की है, जैसे बैड वर्क की सारी इसी वर्क को होनी है, या कोई हमने इसको जो है ना इसी वर्क से रिलेटेड जो भी एंट्री है वो बाय डिडक्शन हम बॉडी कॉलम में दिखा देंगे और वो यहीं घट जाएगी। और कैश कॉलम में कॉलम नंबर 9 में वो अमाउंट डालेंगे जो कि दूसरे वर्क को चार्ज होनी है, दूसरे वर्ग की डिडक्शन, जितने भी इसमें से डिडक्शन हुई है जो दूसरे वर्ग की हैं, जैसे कि आगे बता रहा हूं मैं, इनकम टैक्स वगैरह, वो कैश कॉलम में आएंगी। अब जो बाकी अमाउंट बची आपकी प्रोडक्ट अमाउंट में आप देखेंगे पेड टू कॉन्ट्रैक्टर नेट सेल में जो अमाउंट आई वो आप यहाँ चेक काटेंगे, चेक ABC जो भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आया चेक का वो लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे। अब आप इसको चेक करेंगे, कॉलम नंबर 11 के अमाउंट
और कॉलम नंबर 9 की अमाउंट और कॉलम नंबर 8 में जो बॉडी कॉलम में डिडक्शन दिखाई है आपने, 3 अमाउंटों को यदि टोटल करेंगे तो वो टोटल वर्क एग्जीक्यूटेड जितना आया बिल में उसके बराबर होगा। और कॉलम नंबर 12 में आप इसकी क्लासिफिकेशन कर देंगे किस वर्क को क्या। अभी आपकी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि जो 9 नंबर में आपने एंट्रियां दिखाई हैं कैश की डिडक्शन रिलेटिंग टू अदर हेड ऑफ अदर वर्क्स, ये सारी की सारी साइमल्टेनियसली आप क्या करेंगे, रिसीट साइड में लाएंगे, रिसीट साइड में रिसीव्ड करेंगे क्योंकि आपने डिडक्शन की है उसके बिल में से, भुगतान नहीं किया, रिसीट कर ली। यहां तो माइनस करे नाम नहीं पैसे, अब ये पैसे रिसीट करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अब ये मान लिया यहां से आपने 5,000 रुपए की डिडक्शन करी थी तो ये 5 के 5,000 रुपए रिसीट साइड में पर्टिकुलर आइटम जो है उसके रेफरेंस में आएंगी। यहां पे जो कॉलम नंबर 2 है ये डेट होगी कॉलम नंबर 1 में, और ये जो कॉलम नंबर 2 है इसमें जो रेफरेंस आएंगे आपके, इसमें रेफरेंस वोचर का आएगा। कौन सा? ये जो आपने वोचर लगाया था, इस वोचर के अगेंस्ट आपने ये पैसे डिडक्ट करे। यहां पे आपकी क्लासिफिकेशन अलग अलग हो जाएगी, 1 2 3 4 जितनी भी क्लासिफिकेशन है। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्टर बिल की कंप्लीट एक एंट्री बनी। अब इसमें आगे क्या है वही बताया इसमें। कॉलम नंबर 9 में फॉर द अमाउंट डिडक्टेड क्रेडिटेबल टू अदर हेड ऑफ अकाउंट जो मैंने बताया। कॉलम नंबर 10 और 11 में चेक नंबर आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगी, चेक टू बी इशूड टू द कॉन्ट्रैक्टर। ये सारी की सारी डिटेल मैंने जो आपको बताई है सारी उसी तरह है सारी की सारी। अब ये जो कॉलम नंबर 9 की थी वो किस प्रकार की हो सकती है, कैश की डिडक्शन कौन सी, वेरियस हेड ऑफ अकाउंट की सच एज सिक्योरिटी काटी है, डिपॉजिट की, जीएसटी काटा है आपने, इनकम टैक्स काटा है, कोर्ट अटैचमेंट के ऑर्डर थे, सरचार्ज ऑफ इनकम टैक्स है, या फाइन फॉर डिले, फाइन फॉर बैड वर्क नहीं, फाइन फॉर डिले है, और रिकवरी ऑफ अदर वर्क्स, किसी दूसरे वर्क की रिकवरी ड्यू थी वो भी आपने इसी वर्क में से कर ली वो। और क्या चीज है, रिबेट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। कई बार ठेकेदार कह देता है कि जी मेरे को आप प्रॉम्प्टली पेमेंट करेंगे तो मैं आपको 0.5% और जो है ना रिबेट दे दूंगा, तो वो रिबेट भी काट करके अदर वर्क का हो, वो रेवेन्यू रिसीट हुई हमारी, इस वर्क की नहीं है, वर्क का तो टोटल खर्च हो गया है, वो रेवेन्यू रिसीट हुई है हमारी, वो 0059 हेड ऑफ अकाउंट है पीडब्ल्यूडी का, उसमें चला जाएगा। या जिस डिपार्टमेंट की में आप, वैसे तो ये पीडब्ल्यूडी का पेपर है, यहाँ पे 0059 आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में और आंसर शीट में, लेकिन यदि कहीं और काम कर रहे हैं जैसे कि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में तो वहां उसके हिसाब से होगा। और आगे यदि कोई रिकवरी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एटसेट्रा के कई बार ना वर्कमैन की कंपनसेशन का भी पैसा काट लेते हैं कि हम वर्कमैन को चोट लग गई उसकी कंपनसेशन करिए, ठेकेदार करेगा ठेकेदार के काम करते हुए, तो वो भी हम इसमें ही लेंगे रिकवरी में। शैल बी मेड इन रिसीट साइड साइमल्टेनियसली। तो ये दोस्तों आपकी एंट्रियां मैंने बताई इस प्रकार की। बाकी जितने वोचर होंगे आपके हैंड शीट के या सप्लाई के, वो आप सारी की सारी पेमेंट साइड में एंट्रियां करेंगे कॉलम नंबर 6 से लेकर के कॉलम नंबर 12 तक। और यदि कोई रिसीट है तो वो आप करेंगे कॉलम नंबर 1 से लेकर के कॉलम नंबर 5 तक। ये ध्यान रखना, पक्की गांठ बांध लोगे, इस कैश बुक के 12 कॉलम होते हैं। कई लोग 11 बता देते हैं दोस्तों, 11 नहीं होते, 12 होते हैं कॉलम इसके। आप ये आपके अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में है। तो ये दोस्तों आज का चैप्टर कैश बुक हमारा यहीं क्लोज होता है। तो ये देखा दोस्तों आपने कैश बुक हमारा प्रैक्टिकल कैसे हुआ। उम्मीद करता हूँ आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे इसी आधार पर। फिर भी यदि किसी का कोई क्वेरी रह जाती है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिख करके भेजें, कमेंट करें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा और वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। जितने भी प्रश्न होंगे उसके लिए, जितने भी प्रश्न होंगे उनका मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा ताकि सबको अपने उत्तर मिल सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मेरे वीडियो से अभी जुड़े हैं, मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन दबा करके तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं वीडियो का विश्राम लेते हैं। अगले आने वीडियो के इंतजार के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।